नमस्ते दोस्तों, श्री जी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल जैसा कि हमने पढ़ा था वैदिक गणित, उसमें कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ अक्षर बड़े करो, तो अक्षर बड़े लिखेंगे आज। और भी कोई शिकायत है तो और उनका निवारण कर देंगे। आज हम चैप्टर सेकंड ले रहे हैं। चैप्टर सेकंड है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? देखो, आज तक 10वीं क्लास तक जो भी संख्या हमने पढ़ी है वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या। कैसे है? कौन कौन संख्या पढ़ी हमने? सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं प्राकृत संख्या? एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या। सबसे पहले है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो एक से शुरू होकर अनंत तक। 2 नंबर पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्या में 0 मिला दे तो यानी 0, 1, 2 कहां तक? 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में यदि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक संख्या और मिला दे तो क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में यानी माइनस की ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या यदि पूर्णांक संख्या में भिन्न संख्या मिला दे यानी बटे हुई संख्या तो क्या बन जाएगी? वो परिमेय संख्या यानी कि भिन्न संख्या प्लस पूर्णांक तो क्या बन जाएगी? वो परिमेय संख्या। या परिभाषा लिखे तो इसमें बताएं तो ये हो सकती है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय मिलकर जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो ये सभी संख्या मिलकर क्या बन गई? वास्तविक संख्या। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखो, वास्तविक संख्या आपके 10th क्लास में 3 नंबर का चैप्टर है ये, यानी इससे आपके पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन और मार्क्स। क्वेश्चन कितने को पूछेंगे? 2 क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एक क्वेश्चन तो होगा 1 नंबर का और एक होगा 2 नंबर का। इस तरह से कुल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो 1 नंबर क्वेश्चन वो तो आपके खंड M में 3रा प्रश्न, और जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो खंड B में 12वां क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रश्नावली में से, इस चैप्टर में से, कुल 3 नंबर के। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन यानी भाग की प्रक्रिया, यानी भाग पर, विभाजन पर इसकी एक प्रमेय दे रखी है। किसने दी? यूक्लिड ने। उसे क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। वो प्रमेय क्या थी? a बराबर BQ प्लस R, जहां
आर बड़ा और बराबर किसके, 0 के, और छोटा किससे, b से। तो ये क्या है यहाँ पर, a b q आ सकते हैं, पूर्णांक संख्या। ये a क्या है यहाँ पर, a है भाज्य, b भाजक, q भागफल, प्लस r क्या है, शेषफल। यानी देखो, ये तो जब तीसरी चौथी क्लास में हमने भाग सीखा तो भाग जांच करने की विधि थी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ये सूत्र है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इसने अपने रूप में लिख दिए। यहाँ पर a क्या है भाज्य, b क्या है भाजक, q क्या है भागफल और r क्या है शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहां r क्या है 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि शेषफल r क्या है, शेषफल क्या हो सकता है 0 का भाग जब पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, और पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो कुछ शेषफल बचेगा, तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन 20 से छोटा हमेशा क्या होता है, 20 से छोटा होता है। 20 से छोटा कैसे है, b क्या है भाजक, क्योंकि शेषफल भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यदि भाजक के बराबर हो गया शेषफल तो भाग और चला जाएगा एक बार, यदि बड़ा हो गया तो और अधिक बार भाग चला जा सकता है। तो इसलिए कभी भी शेषफल भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो इसके बाद में अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन नंबर वैसे 4 दे रखा है, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन वैसे आने लगे नहीं एग्जाम में, तो क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं और क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। कल एक कमेंट किया था कि सर विस्तार से पढ़ाओ, तो विस्तार से नहीं, ये तो केवल क्या है आपके लिए कि क्रैश कोर्स है, यानी जो एग्जाम होने वाला है जल्दी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात करो। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा आपके, संख्या है 210 55, इनका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ यानी महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। एचसीएफ किसे कहते हैं मालूम है सबको, महत्तम समापरिवर्तक यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो, वो ज्ञात करना है हमें एचसीएफ इस 210 और 55 का। इस विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करने की हमने दो विधियां पहले से पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये जो भाग विधि वही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो तरीका क्या होगा लिखने का, इसका गणने का 210 बड़ा है किससे, 55 से, 210 बड़ा है 55 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा और बराबर किसके, 0 के, और छोटा है b से। स्टेप फर्स्ट, इसको देखो स्टेप में लिखेंगे, चरण लिख दो या स्टेप लिख दो। स्टेप फर्स्ट क्या है, 210 बराबर 210 में देखो क्या करना है, 55 का भाग लेना है। तो 55 क्या हो गया, भाजक यानी b, इधर आप भाग लगाकर देख लो, 55 का भाग किसमें, 210 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, कितने बच गए,
5 और ये 4, 45। अब 45 का भाग लगा इसमें 55 में कितनी बार चला जाएगा, एक बार। 45 कितने बज गए, 10। 10 का भाग 45 में कितनी बार, 4 बार। 40 बजे कितने, 5। 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार। 10 के 10, सेंसफल 0। यानी क्या करना है आपको, करना है इसमें यूक्लिडियन प्रमेय में कि जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग लगाना है। 55 का 210 में भाग लगा दे, कितनी बार गया, 3 बार। 3 बार चला गया, बच गए कितने, सेंसफल 45। अब जो सेंसफल बच गया उसका पुनः भाजक में भाग लगा दो। भाजक कितने थे, 55। 45 का 55 में भाग लगा एक बार, सेंसफल कितने बच गए, 10। फिर सेंसफल बच गए, फिर भाग लगा दो उसमें भाजक में, 45 में लगा दिया, कितनी बार, 4 बार। सेंसफल फिर बच गए कितने, 5। फिर 5 का भाग भाजक में भाग लगा 10 में, कितनी बार, 2 बार। अब सेंसफल कितना बच गया, 0। तो तब तक भाग लगाते रहना आपको जब तक सेंसफल 0 नहीं आ जाए। सेंसफल 0 आ गया, इसका मतलब अंतिम भाजक कितना, 5। ये क्या आपका आंसर है। तो इस टाइम में बदल दो इसको, 210 बराबर 55 गुणा भाग कितना 3, तो 3 प्लस सेंसफल कितना आर यानी 45। ये 45। स्टेप सेकंड, किसमें भाग लिया तब की बार, 55 में। कितने का, 45 का। भागफल 1 प्लस सेंसफल 10। स्टेप थर्ड यानी तीसरा भाग लिख दो। तीसरी बार किससे भाग लिया था, 45 में। कितने का, 10 का। कितनी बार, 4 बार। सेंसफल कितने बचे, 5। स्टेप फोर्थ, कितने में भाग लगा, 10 में। कितने का, 5 का गुणा 2 प्लस 0। सेंसफल कितना गया, 0। तो ये ध्यान रखना है कि अंत में ये सेंसफल क्या आना चाहिए, 0। तब तक भाग लगाते रहना आपको, क्योंकि सेंसफल बराबर 0, अतः HCF बराबर 5। ये अंतिम जो भाजक है वही क्या आपका आंसर। ये भागफल नहीं लिखना है आंसर में, ध्यान रखना है। ये जो अंतिम भाजक होगा HCF वही आपका HCF होगा। ठीक है, तो सबके समझ में आ गया। ये है यूक्लिडियन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। इस तरह से HCF ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां प्रश्न। कुछ अलग है ये भी। प्रश्न क्या है, यदि संख्या पांचवा प्रश्न है, यदि संख्या 408 तथा 1032, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसे करते हैं हल। तो क्या क्वेश्चन है, यदि संख्या 408 और 1032 इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, वो HCF इसके बराबर है, किसके बराबर, 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में, यानी ये क्या है, इसका HCF है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहले 408 और 1032 का HCF ज्ञात करते हैं। 408 तथा 1032, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 1032। तो 1032
बड़ी है 408 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा और बराबर है 0 से और छोटा है बी से। स्टेप फर्स्ट 1032 बराबर 408 लगा दो भाग, 408 का भाग 1032 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 816 घटा 2 कितने बचेंगे? 12 में से 6 6, कितने बचेंगे यहाँ पर? 1 और 2, 216। 216 का भाग लगा दो 408 में, कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। 216 कितने बच गए? 8 में से 6 गए तो 2, 10 में से गए तो 9, 3 में से 2 गए तो 1। 192 का भाग 216 में कितनी बार? 1 बार। 192 कितने बज गए? 4 और 21 में से 19 गए तो 2, 24। 24 का भाग 192 में कितनी बार चला जाएगा? कितनी बार चला जाएगा इसमें? 24 का भाग 192 में पूरा पूरा चला जाएगा सही। 8 बार। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 सेंस पहले 0। तो इसका ऐसे कितना हो जाएगा? 24। स्टेप फर्स्ट 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216। स्टेप सेकेंड 408 बराबर 216 गुणा 1 प्लस 192। स्टेप थर्ड 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। स्टेप फोर्थ बराबर 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0, क्योंकि सेंस पल क्या है? सेंस पल बराबर 0। तो ऐसे कितना हो गया? ऐसे बराबर 24। ये तो हमने ऐसे ज्ञात कर लिया इसका। अब ऐसे ज्ञात करने के बाद में ऐसे इसका कितना है? 24, जबकि कितना रखा है? 1032x माइनस 408 गुणा 5। ये ऐसे करेगा तो इसके बराबर दो 24 को और x का मान ज्ञात कर लो। तो देखो आगे प्रश्न अनुसार क्या है? इसका ऐसे कितना दे रखा है? 1032 x माइनस 408 गुणा 5 बराबर कितना रख दे? 24। अब ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया, इसको हल कर दो और x का मान ज्ञात कर लो। 1032x माइनस गुणा कर दो इनको, 8 पंजे 40, 40 के 0 असर के 4 आ जाएंगे, 4 दो यहाँ पर, 5 चौक 20 बराबर 24। या 1032x बराबर 24, ये संख्या माइनस की जाएगी प्लस की हो जाएगी 2040। या 1032x बराबर ये हो जाएंगे कितने? 2064। या x बराबर x का मान कितना में तो 2064 बट्टा 1032 लगा दो भाग, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। अतः x बराबर 2 आंसर। तो x का मान कितना जाएगा? 2। तो इनका हमने क्या ज्ञात कर लिया? पहले सबसे पहले ऐसे ज्ञात कर लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो क्लियर हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपके। इसके बाद में वो ऐसे इसके बराबर था, इसमें क्या गया? 1032x माइनस 408 गुणा 5 के, तो बराबर रख दिया हमने और इस समीकरण हल कर दिया। तो आंसर x का कितना गया? 2। क्लियर सबके?
अगला क्वेश्चन, देखो ये तो 2.1 में इतने क्वेश्चन थे, मोस्ट कंप्लीट हो गए। 2.2, है, उसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करो निम्न संख्याओं को। पहला क्वेश्चन है इसका, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसका पहला है, संख्या दे रखी है आपको 468। 468 क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड करने इसके, तो कर दो अभाज्य गुणनखंड, बिल्कुल इजी है। 468 सबसे पहले किसका भागेंगे, 2 का, लगा दो कितनी बार, 2 3 4, 2 का भाग फिर लगा दो, 1 1 और 7, फिर भाग कितने चला जाएगा, 7 2 3 का चला जाएगा, 3 का लगा दो, कितनी बार, 3 3 9, बच गए 2, 9 3 27, फिर 3 का भाग कितनी बार, 1 बार, फिर 3 बार, फिर 13 में 13 का भाग 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 468 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ये इसका सोल्यूशन, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 13 आंसर। तो ये है 468 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। क्लियर सबके। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना और सिद्ध करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। निम्न पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें संख्या दे रखी है, इसमें 96 और 404। 96 और 404 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है और फिर सिद्ध करना है कि एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल पूर्णांक यानी जो संख्या दे रखी है उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर A × B। तो करें इसे, किस विधि से करना है इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, चलो फिर अलग से 96 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 96 2 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 2 का भाग 2 बार, 4, 2 का भाग फिर 1 2, फिर 2 का भाग 6 2
3 3 1 कितने जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 बार आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 404 या इसको 14 से लिख सकते हो 2 की घात 5 गुणा 3 404 इसके अब्बाजी कर दो 404 के 2 का भाग 2 फिर 2 का भाग 1 0 1 फिर 101 की भाग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101 या 2 की घात 2 गुणा 101। एचसीएफ पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ लिखा हुआ है एचसीएफ देखो अभाज्य गुणनखंड हमने चिन्ह को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए 404 को लिख दिए। अब इसमें ये देखना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे छोटी घात लेनी है जो कॉमन आ रही है। दोनों कॉमन क्या आ रहा है 2 की छोटी घात यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है तो छोटी घात 2 है इन 2 की घात 2 यानी 4 तो एचसीएफ कितना जाएगा 4। फिर एलसीएम देखो और मिल नहीं रहा कुछ 3 और 101 में तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात यानी 2 की घात 5 फिर जो शेष बच गया वो मिल दो 3 गुणा 101 2 की घात 5 का मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो 32 गुणा 3 गुणा 101 इनको गुणा कर दो 32 से कम 32 32 से कम 32 गुणा 3 कर दो गुणा इनको और 3 दूनी 6 3 तिये 9 3 दूनी 6 3 तिये 9 तो ये तो आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो गुणा करके देखो कैसे ही हो रहा है या गलत है सिद्ध करना है इसे क्या सूत्र ये सही है गलत देखो देखे क्योंकि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। एचसीएफ कितना है एचसीएफ है 4 गुणा एलसीएम 9696 बराबर पूर्णांक 96 गुणा 404 करो वाले से या गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 9 चौक 36 36 और 2 38 असल 3 6 चौक 24 24 और 3 27 हासिल के 2 9 चौक 36 36 और 2 38 यानी 38,784। अब चिन्ह और 404 को गुणा करो चिन्ह और 404 गुणा करके देखो देखिए 404 गुणा चिन्ह 6 चौक 24 6 चौक 24 9 चौक 36 9 चौक 36 4 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 38,784 38,784 दोनों बराबर आ रहे हैं अतः क्या है सही है अतः सत्य है। ठीक है तो इस तरह से हमने ये जांच भी कर ली सिद्ध भी कर दिया। सिद्ध के दो चाहे जांच करने की बात है ये कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो 4 गुणा एचसीएफ 4 आया था और एलसीएम 9696 बराबर पूर्णांक कितने थे 96 और 404 इनको गुणा करके देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये सही है। अगला क्वेश्चन तो देखो अगला क्वेश्चन आपके 2.2 का 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना तो ये रहने दें निम्न पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से
HCF व LCM ज्ञात करो। पहला है इसका संख्या 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 रोल। अब भाज्य जिससे तो 12 के भाज्य कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3, तो दूनी 4, 4 3 12, 15 के 3 गुणा 5, 21 के 3 गुणा 7, अतः HCF कितना हो जाएगा? देखो HCF जो तीनों में कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है कॉमन तीनों में? 3, अतः HCF कितना हो जाएगा? 3। और LCM 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 लिख दो, बाकी जो बच गए 2 बच गए, ये 2 भी बच गए, 5 बच गए और क्या बच गए? 7 लिख दो इनको। तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 420। तो HCF 3 और LCM 420 यह गया इसका आंसर। तो अभाज्य गुणन से LCM HCF इस तरह से कहते रहेंगे। ध्यान ये रखना है कि अभाज्य गुणन करने पहले आपको यदि सीधा कर सकते हो ठीक है, वरना उस तरह से लेकर आप कर सकते हो। और फिर HCF में जो तीनों में कॉमन है वो क्या जाएगा? HCF। और जो तीनों में कॉमन है और साथ में जो बाकी संख्या बच गई उनको गुणा में लिखने पर गुणा जो होगा उन गुणनफल होगा वो क्या हो गया? LCM। तो ये हो गया आपका HCF और LCM। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है। रमन को एक वर्ताकार पथ है, उस पर 2 कौन? एक तो रमन और एक प्रिया, दोनों चक्कर लगा रहे हैं उस पथ पर, वर्ताकार पथ पर। तो रमन को उस पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और प्रिया को 12 मिनट लगते हैं। तो यदि दोनों एक दिशा में एक साथ एक समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद में दोनों एक ही स्थान पर, यानी उसी स्थान पर जहां से दौड़ना प्रारंभ किया वहां पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। यह वर्ताकार पथ, इस पर 2 है, कौन कौन? एक तो रमन और एक अनुप्रिय के, तो चाहे प्रिय के, तो एक ही बात है। क्वेश्चन तो नाम तो चेंज हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन। रमन को कितने लगते हैं समय? रमन को समय लगता है 18 मिनट और अनुप्रिया को समय कितना लगता है? 12 मिनट। रमन को 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट। मान लो दोनों यहाँ पर इस स्थान से एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से दौड़ेंगे दोनों। रमन एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट और अनुप्रिया 12 मिनट। अब हमें ये याद करना है कि दोनों वापस कब मिलेंगे, यानी कितने समय बाद में मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या याद करना है? देखो अलग क्वेश्चन हो गया, तो इसको समझना है कि इसमें HCF याद करना है या LCM, क्योंकि हम चाहते क्या है कि दोनों कम से कम समय में वापस मिल जाए। कम से कम का मतलब क्या हो गया? न्यूनतम, यानी कि हमें LCM ज्ञात करना है। तो इसके पर्सन के भाव को समझना हमें क्या मतलब क्या अर्थ है इसका। तो इसमें ज्ञात करना है हमें LCM ज्ञात करना है। 18 और 12 केवल LCM ज्ञात करना है। तो 18 के अभाज्य कर दो, कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 दूनी 18। 12 के 2 गुणा 2 गुणा कितने हो जाएंगे? 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ज्ञात करना है LCM बराबर कितना हो जाएगा? LCM दोनों में क्या रहा? 2
3 भी कॉमन आ रहा है तो 3 भी लिख दो। फिर क्या बच गया 3, फिर क्या बच गया 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 36। अतः रमन यहाँ पर, अतः रमन व अनुप्रिया दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आंसर क्या गया आपका 36 मिनट। तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। आ गया सबके समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां प्रश्न। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित 3 विषय दे रखी है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। सबसे पहले किसमें हिंदी में भाग लेने वाले विद्यार्थी यानी प्रतिभागी, दो हिंदी के प्रतिभागी कितने प्रतिभागी है? हिंदी की प्रतिभागी है 60। फिर अंग्रेजी के प्रतिभागी, है 84। और फिर गणित के प्रतिभागी कितने हैं? गणित के प्रतिभागी 108। 60, 84 और 108। हिंदी के प्रतिभागी 60, अंग्रेजी के प्रतिभागी 84 और गणित के प्रतिभागी 108। तो एक संगोष्ठी में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागी की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतिभागी बैठे जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हिंदी के प्रतिभागी 60 है, अंग्रेजी के प्रतिभागी 84 है, गणित के प्रतिभागी 108 है। तो इनको करना क्या है, सभी को समान रूप में प्रत्येक कमरे में बिठाना है और कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। वो भी कितनी? कम से कम कमरे लगे, इस तरह से हमें बिठाना है। देखो कमरे कम से कम क्या करना है हमें कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में, प्रत्येक विषय के प्रतिभागी बिठाए जाए। या एक विषय के प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतिभागी बैठे जाए तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हिंदी के प्रतिभागी 60 दे रखे हैं, अंग्रेजी के प्रतिभागी 84, गणित के 108 और प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय के प्रतिभागी बैठे जाने हैं। तो आवश्यक जो कमरे हैं उनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यानी हमें कम से कम कमरे काम में लेने हैं। यदि कमरे कम से कम में काम लेने, इसका मतलब प्रत्येक कमरे में करेंगे हम अधिक से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी बैठने मतलब इसका ज्ञात करना पड़ेगा हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात कर लो। 60, 84 व 108 का एचसीएफ। तो 60 के गुणनखंड कर दो, बचे गुणनखंड 2 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। फिर 84 के 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 42 बार। फिर 2 का भाग 21 बार। फिर 3 गुणा 7, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। 108 के बचे गुणनखंड
2 गुणा कितने हुए 54, 2 गुणा 27, 3 गुणा 9, 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 30 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। तो ऐसे बराबर ऐसे कितना हो जाएगा, जो कॉमन क्या रहा है 2, 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन हो रहा है, फिर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ऐसे कितना हो गया इसका 12 हो गया, इन तीनों का ऐसे 12, यानी कि प्रत्येक कमरे में हम कितने स्टूडेंट उठाएंगे, कितने प्रतिभागी उठाएंगे, 12 प्रतिभागी उठाएंगे। अब आवश्यक, अतः आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, कुल प्रतिभागी बट्टा 80, कुल प्रतिभागी बट्टा 80। कुल प्रतिभागी कितने हैं 60 प्लस 84 प्लस 108, इन तीनों को जोड़ देंगे, बट्टा 80 कितना है 12, करो जोड़ इनकी, 8 4 12, 12 के 2 के 1, 10 और 8 18, 18 और 6 18 से 24 और एक आंसर का 25, तो 252 बट्टा 12, लगा 2 भाग, 12 का भाग 12 दूनी 24, बच गए 1 उतार दी 2, 12 कम 12, तो ये 21वां। अतः आवश्यक न्यूनतम कमरे कितने चाहिए हमें, संख्या कितनी 21, तो कम से कम 21 कमरे चाहिए हमें, ताकि हम हिंदी के 60, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108 प्रतिभागी को बिठा सके बराबर रूप में। ठीक है, इसके बाद में 2.3, देखो 2.3 में प्रमेय दे रखी है, उन प्रमेय को सिद्ध करना है हमें, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मानेंगे क्या, माना कि जैसा रहेगा उसका उल्टा मान लो, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिर्फ तो ये करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम क्या मान रहे हैं √2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, तो p/q मान लो, p/q ले लिया हमने, यदि उसमें p और q में, चलो लेके देख रहे हैं एक बार, √2 बराबर p/q, p/q का मतलब हमने ले लिया 6/14 से ले लिया हमने 9 ले लिए, p का मान 6, 9 q का मान 9 ले लिया एक बार, मान लिया हमने सही। अब इसमें यदि किसी संख्या का भाग जा रहा हो, दोनों में कोई संख्या का भाग जा रहा है, समान का जा रहा है, किसका 3 का जा रहा है, तो 3 का कितनी बार चला गया, 6 में तो 2 बार, 9 में 3 बार। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, ये तो सहभाज्य है, इसमें क्या है समान संख्या का भाग जा रहा है, लेकिन ये क्या है सहअभाज्य। तो हम p/q गए, यदि a/b भी ले सकते हैं,
और वो किसके रूप में ले लें, सहअभाज्य के रूप में। तो √2 बराबर a बटा b, यानी कि 2 और 3 क्या है, a और b है। यहाँ पर a का मान 2 और b का मान 3 ले लिया मान लो, तो ये a बटा b हो गया। तो √2 बराबर a बटा b, जहां a व b पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य, यानी इस दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक, तथा b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये किससे लिखा हमने, परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो √2 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक तथा b बराबर 0 नहीं है। या इसे कैसे लिख सकते हैं, b इधर आ गया तो b भाग में इधर गुणा में जाएगा, √2 गुणा में जाके भाग में दो a बटा √2, या दोनों तरफ वर्ग कर दो तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटा 2, क्या हो जाएगा, b² बराबर a² बटा 2। इसका मतलब क्या हो गया, b तो क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि b² क्या है, b क्या है, चलो b लिख देते हैं, b एक पूर्णांक है। तो a² 2 से a² 2 से a² 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो परिमेय अनुसार ए बी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो पहले हमने प्रमेय पढ़ी थी, इसमें प्रश्नावली में प्रमेय क्या थी कि यदि कोई पूर्णांक संख्या किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग में उसका पूरा पूरा भाग जाता हो तो उसके वर्गमूल में भी उस पूर्णांक संख्या पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि यदि a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो b एक क्या है, पूर्णांक माना था हमने, b एक पूर्णांक है, इसका मतलब a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि b इसके बराबर है। तो ये भी क्या है, ये पूर्णांक संख्या की पूर्णांक संख्या, इसका मतलब a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो प्रमेय के अनुसार a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं a बराबर 2c, माना कि a बराबर 2c, तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 2c, यहाँ पर c क्या है, यहाँ c एक पूर्णांक है, c भी क्या है, पूर्णांक है। तो b² बराबर 2c रख दो, a का मान 2c, तो 2c का स्क्वायर बटा 2, या क्या हो जाएगा, b² बराबर 4c² बटा 2, 2 का भाग लगा कितनी बार, 2 बार, चलो इधर देखो आगे, या b² बराबर कितना हो गया, 2c², या c² बराबर क्या हो जाएगा, b² बटा 2, c² बराबर b² बटा 2। तो देखो c क्या था, सेम ये बात हो जाएगी, c एक पूर्णांक है, क्योंकि c एक पूर्णांक है, तो सेम ये कंडीशन, b² जैसे a² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उसी प्रकार b² में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि c का एक पूर्णांक है। तो c एक पूर्णांक है तो b 2 से पूर्णतः विभाजित होगा।
बी 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। देखो यहाँ पर ए भी क्या हो रहा है 2 से पूर्णतः विभाजित, और बी भी क्या हो रहा है 2 से पूर्णतः विभाजित। ए में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बी में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या लिया था हमने ए और बी तो सहभाज्य लिए थे, यानी कि दोनों में समान संख्या भाग जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भाग जा रहा है दोनों में, ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है। इसका मतलब क्योंकि ए व बी सहअभाज्य थे, सहअभाज्य है, ए व बी क्या है सहअभाज्य, ठीक है। सॉरी तो लिखा पहले से ही, तो देखो तो ए व बी दोनों ही 2 से पूर्णतः विभाजित है। ए और बी दोनों क्या किससे 2 से पूर्णतः विभाजित है, जो कि पूर्व है, जो कि पूर्व कथन का विरोधाभासी है, जो कि पूर्व कथन कौन सा है ए और बी सहभाज्य, इसका विरोधाभास हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं ए और बी दोनों क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित है, यहाँ पर लिख रहे हैं ए और बी दोनों सहभाज्य है, ठीक है। तो दोनों सहभाज्य यहाँ पर लिख रहे हैं भाज्य, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कथन इसका विरोधाभासी है। ये विरोधाभास क्यों हुआ, विरोधाभासी है, ये विरोधाभास इसलिए हुआ, ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पूर्व कथन गलत था, कौन सा कथन, ये मानने वाले गलत था, क्योंकि हमने माना गलत है √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत माना है तो ये विरोधाभास होना ही है, तो अब सही क्या हो गया, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। देखो प्रश्न में क्या पूछा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है हमें, प्रश्न में सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसकी विपरीत मान लिया, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा √2 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सहभाज्य और पूर्णांक है, तो b बराबर 0 नहीं है, तो b बराबर, इसको b इधर लिया, b बराबर क्या हो जाएगा a बटा √2, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, b एक पूर्णांक है, इसके बराबर a स्क्वायर बटा 2, कि इसका मतलब a स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तभी b क्या होगा पूर्णांक होगा, इसका मतलब a स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो प्रमेय के अनुसार a में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमने a बराबर क्या मान लिया 2c, जहाँ c क्या है, c भी एक पूर्णांक है, तो b स्क्वायर बराबर मान रख दिया a का मान, तो b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बटा 2, कितने हो गए b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2, यानी यहाँ पर भी क्या गया c भी पूर्णांक है, तो b स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, b स्क्वायर में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो प्रमेय अनुसार b में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब a में और b में दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है a और b क्या दोनों सहभाज्य, a और b दोनों यहाँ पर सहभाज्य लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों सहभाज्य हो रहे हैं, तो ये कथन इस कथन में क्या हो गया विरोधाभास, यानी इसका विरोध कर रहा है। ये विरोधाभास क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा कथन क्या है गलत है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया √2 एक परिमेय संख्या। देखो ये सेम क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में,
बोर्ड एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना था, तो बिल्कुल जी, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, आप सिद्ध कर सकते हो। बस क्या करना है, √2 की जगह √3 करना है। तो ये लो 2017 वाला जो क्वेश्चन था, इस प्रश्नावली का सिद्ध हो जाएगा कि √3 कर दो, ये √3, बस यहाँ पर √3 कर दो। सेम तरीका ये लैंग्वेज रखनी है आपको। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर a/b, तो यहाँ पर भी √3 कर दो, यहाँ पर भी √3, सॉरी 3 हो जाएंगे यहाँ पर, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर कितने लेंगे 3c, यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये 3c का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9/3, 3 का वाक दीवार 9 में 3 बार चला जाएगा, तो b² बराबर 3c², तो c² बराबर b²/3, तो c एक पूर्णांक है, तो b किससे विभाजित हो जाएगा 3 से, बस यहाँ पर चेंज करना है, और लास्ट में ये हो जाएगा आपके √3 एक अपरिमेय संख्या। और कुछ नहीं करना, सेम ये लैंग्वेज रखनी है आपको। जहाँ 2 थे वहाँ पर 3 लिख दो, यदि 5 आ जाए तो 5 लिख दो, और कोई चीज़ नहीं इसमें, सब कुछ लैंग्वेज वही रखनी है आपको। तो क्लियर सबके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन और आ रखा है इस तरह का 2019 में। जो 2019 में पेपर होता है पिछले साल, उसमें क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था आपके सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ऐसा था, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो वही तरीका इसमें भी, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक तथा b बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो 7√5 बराबर a/b, ये परिमेय संख्या की परिभाषा से हमने लिख दिया। या √5 बराबर a/b, ये 7 गुना में जरा क्या जाएंगे, भाग में b गुणा 7, तो √5 बराबर क्या जाएगा, a/b गुणा 7। अब देखो, चूंकि a/b गुणा 7 एक है पूर्णांक, बट्टा b क्या है, b भी पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक, गुणा 7 भी मालूम है क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याओं का
गुणा भाग, जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बराबर क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। a बट्टा बी गुणा 7 एक पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या का जोड़ भागी गुणा भाग क्या होता है? पूर्णांक की परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी संख्या? परिमेय संख्या। ये परिमेय तो √5 भी क्या होगी? तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √5 के बराबर चाहिए a बट्टा बी गुणा 7। ये परिमेय तो ये भी क्या होगी? परिमेय। लेकिन हम जानते हैं √5 तो क्या है? विसिद्ध किया था पहले। √2 √3 √5 क्या है? अपरिमेय। लेकिन हम जानते क्या है? कि √5 एक अपरिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये फिर विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर तो हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या, यहाँ पर क्या है? √5 परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास, ये विरोधाभास इसका विरोध कर रही है बात का। तो ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारा पूर्व कथन क्या था? गलत है। हमारा पूर्व कथन गलत है। हमारा पूर्व कथन गलत था। अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या इतनी सिद्ध हो गया। देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होंगे दो तरह के होंगे। दो तरह क्वेश्चन है। कौन कौन से? एक तो केवल अंडररूट वाली संख्या एक साथ में, अंडररूट संख्या के साथ में और क्वेश्चन के साथ दे रखी, जैसे 7 3 कुछ भी लिख दे, जैसे प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में। तो जो साथ में संख्या दे रखी हो उनको तो हल करने का तरीका ये रहेगा आपका। और जो केवल अंडररूट वाली संख्या हो उसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो पीछे जो पिछला क्वेश्चन बताया था सेम वो क्वेश्चन है, उस तरीके से सिद्ध करना है आपको। ठीक है। इसके बाद में प्रश्नावली 2.4 2.4 तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको एक संख्या उसको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है 15/1600। ठीक है। 15/1600 ये संख्या है। तो ये बतानी है आपको इस संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताओ। वो भी कैसे? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबा भाग लगाए। यानी यदि भाग लगा देखते हैं 15 में 1600 का, तो आसानी से पता लगा लेंगे हम कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। लेकिन हमें भाग नहीं लगाना, ऐसे ही पता लगाना है शांत है या अशांत। 15/1600 इसको क्या लिख सकते हैं? P/Q बराबर 15/1600। सबसे पहले क्या करना है आपको?
यदि कट रहे हैं तो काट दो, इनको कट रहे हैं 5 के पार्ट से हैं तो इनको काट दो। कितनी बार? 5 3 15, 3 बार। 5 का भाग लगाओ 1600 में, तो 5 का भाग 16 में कितनी बार? 3 बार। कितने बच गए? बच गए आपके 1, उतार दिए 0, 10 10 में 2 8 0, तो 3/320। अब जो 3/320 है, इस क्यूब के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपके, तो करो। क्यूब के अभाज्य गुणनखंड 320 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। कितने जाएंगे देख लो चलो। 320 2 का भाग 1 बार, 6 0 2 का भाग, फिर 8 से 2 40, 20 2 10, फिर 2 5, फिर 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5। तो क्यूब के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 की घात 6 गुणा 5 के रूप में। तो देखो कैसे पता चलेगा, इसमें हमने परिमेय पढ़ी थी पहले कि यदि किसी भी संख्या, जो परिमेय संख्या कोई भी संख्या है, उसमें यदि p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो क्यूब के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हो, तो वह संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत। यानी कि जो हर है, हर के गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य रूप आ गया तो वह क्या है? अशांत। बाकी सभी क्या है? शांत। 2 और 5 से केवल है तो शांत है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार किसा है? शांत है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं दशमलव प्रसार शांत तो ज्ञात भी कीजिए, तो बिल्कुल आसान है। ज्ञात कैसे कर सकते हो आप? ज्ञात इस तरह से करना है कि यहाँ पर जो 2 की घात 6 गुणा 5 है, दोनों घातें बराबर कर दो, यानी ऊपर नीचे 5 की घात 5 से गुणा कर दो, और फिर जितने घात तो उतने के बाद में पॉइंट लगा दो ऊपर वाली संख्या से। बस ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार हो जाएगा, जो आपके अभी कोर्स में है नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट 2.4 इसके अलावा कोई मोस्ट क्वेश्चन है नहीं। अब जो पेपर में आ रखे क्वेश्चन 3 सालों में, उनको हल करते हैं। 2017, 18, 19 में जो पेपर आपके हुए थे वो क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो पहले, सबसे पहले 2017 में क्वेश्चन आया था एक 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। पहले एचसीएफ कितना था? एचसीएफ दिया हुआ था 12, एलसीएम दिया हुआ था कितना? 336। एचसीएफ 12 और एलसीएम 336। यदि एक पूर्णांक कितना? एक पूर्णांक 48 है। एक पूर्णांक 48 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था सूत्र एक, क्या सूत्र पढ़ा था? तो एक पूर्णांक यानी a मान ले से, और दूसरा पूर्णांक यानी b ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र हो जाएगा? a गुणा b, यानी दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है HCF गुणा एलसीएम। तो ये सूत्र होता है a गुणा b बराबर HCF गुणा एलसीएम। यहाँ पर क्या दे रखा है? a का मान तो
48 गुणा बी ज्ञात करना है, बराबर एलसीएम का मान 12 गुणा एलसीएम का मान 336, या बी बराबर 12 गुणा 336, 48 गुणा में इधर के भाग में लगा दो, भाग कर दो, 12 से कट रहे 48, 3 बार 3 का भाग लगा दो, 1 बार फिर 1 फिर 2, अतः बी बराबर 112 आंसर। ठीक है, ये 2017 में क्वेश्चन आ रखा है। अगला 2017 में क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बताए थे मैंने, भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। तो दूसरा क्वेश्चन आया था 17 में, वो मैंने भी आपको बता दिया है, सिद्ध करा दिया था। सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह 17 के दोनों क्वेश्चन हमने हल कर लिए। 18 के क्वेश्चन देखो, तो बोर्ड एग्जाम 2018 में पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कर रहे हैं 2018 का तीसरा क्वेश्चन, 2018 का तीसरा क्वेश्चन 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक 196 के अभाज्य गुणनखंड और उनकी जो घात आती है उनका योगफल ज्ञात करना है। तो कर लो, इधर अभाज्य गुणनखंड 196 के 2 का भाग 9 बार 1 8 16 के 8 फिर 2 4 दूनी 8 1 बज गए 18 9 7 का भाग फिर 7 बार 7 1 बार। तो 196 बराबर से अभाज्य गुण क्या जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना आ जाएगा? योगफल 2 और 2, 2 + 2 यानी कि 4। तो आंसर कितना जाएगा? 4 आंसर। ओके, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन 2018 में देखो क्वेश्चन आया था एक और, वो 2018 क्वेश्चन एक और क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 और उनका महत्तम समावर्त 5 है तो उनका लघुत्तम समापरिवर्त ज्ञात कीजिए। चलो ये भी क्वेश्चन साथ में देख लो। ये क्वेश्चन था आपके 12 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि एस गुणनफल यानी ए गुणा बी का मान कितना आ गया? गुणनफल दो संख्या गुणनफल ए इंटू बी वो कितना है? दो संख्या गुणनफल 525, ठीक है। और उनका महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ कितना था? एचसीएफ दे रखा है आपको 5। तो एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। बिल्कुल जी, भी पहले सूत्र पढ़ा था वही सूत्र वापस क्या हो जाएगा? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी, या एचसीएफ का मान 5 गुणा एलसीएम का मान ज्ञात करना है बराबर ए इंटू बी का मान 525, या एलसीएम बराबर 525/5। लगा दो भाग एक बार, फिर भाग टूट गया 0 और ये 5, अतः एलसीएम बराबर 105। कितना आंसर हो जाएगा एलसीएम इसका? 105, ठीक है। तो सूत्र क्या है? एलसीएम गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी। तो एलसीएम का मान 5, एलसीएम का गुणा एलसीएम बराबर ए इंटू बी का मान 525। 5 गुणा में के भाग में जाएंगे, 5 का भाग। तो यहाँ पर गलती करते हैं कहीं, देखा है मैंने स्टूडेंटों को, बच्चों को 525 में 5 का भाग लगाते हैं तो क्या गलती करते हैं? 5 एकम 5 और 5 का भाग 25 में 5 बार यानी 15 बार भाग लगाते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पर जो भाग टूट रहा है उसका 0, 105 आंसर, ठीक है। हो गया क्लियर? 2018 कंप्लीट। अब 2019 यानी जो पिछले साल पेपर हुआ था आपके बोर्ड एग्जाम का, उसमें भी प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन कौन सा? 3rd 3 नंबर क्वेश्चन था।
तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था कि 68 और तथा 119 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 68 तथा 119 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें। 68 तथा 119 का एचसीएफ करो ज्ञात। देखो, चाहे भाग विधि से कर दो यानी यूनिट डिवीजन प्रमेय से, या गुणनखंड विधि से कर दो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 68 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? करके देख लो चलो। 68 2 का भाग 3 बार, 4 बार 2 का, फिर 17 बार, 17 का भाग 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 17, 2 गुणा 2 गुणा 17। 119 के अभाज्य गुणनखंड कितना सवाल चला जाएगा इसमें? देखो 119 में करके देखो अभाज्य गुणनखंड 119 में भाग कितने चला जाएगा? 17 चला जाएगा। कितनी बार? 17 7 7 यानी 7 बार चला जाएगा। 7 कितनी बार? 1 बार। बचे कितने? 4। 7 7 49, ये 17 1 बार, यानी कि 7 गुना 17। तो कॉमन क्या रहा है? अतः एचसीएफ बराबर 17। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। एचसीएफ कितना गया? 17। 68 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 17 और 119 के 7 गुना 17, तो दोनों कॉमन क्या रहे? 17। एचसीएफ 17। अगला क्वेश्चन 2019 में जो क्वेश्चन आया था 11 क्वेश्चन क्या था? सॉरी 12 क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 7/5 के प्रमेय संख्या भी जो किया था हमने पहले, तो इसके साथ ये प्रश्नावली खत्म। चैप्टर सेकंड वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गई। इसके अलावा पेपर में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें से। तो आपको कैसी क्लास लगी कमेंट से बताना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप करना भी है। ठीक है।